अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? आप सब चलें, गुड हो गया। आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके ओके, ठीक है, गुड। चलें जी। आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेल, और योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल। और आप सब खैर से होंगे, खैरियत से होंगे, और अपनी तैयारी जो है वो पूरे जोश से कर रहे होंगे। और आपको मेरे बारे में तो पता ही है, मिस नाहिद फातिमा इज हियर। और आज जो असल में टॉपिक है, कल भी मैं वही स्टार्ट करवाना चाहती थी, लेकिन कल वो मैं टॉपिक असल में पहले वो स्टार्ट नहीं करवा पाई। उसके बिहाइंड कुछ रीजंस थी। जो करेक्शन वाला टॉपिक है, असल में वो थोड़ा सा एक लेक्चर उस पे हम थोड़ा मतलब कंडक्ट करेंगे। और वो लेक्चर जो है वो हम इस तरह से कंडक्ट करेंगे कि वो क्लास जो हमारी है वो तकरीबन, आप कह सकते हैं कि कोई 2 आवर या 3 आवर की भी चली जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें सारे जो आपके ये जो करेक्शन के रूल्स हैं या ये जो चीजें हैं इनको हम कवर करेंगे। दूसरा, आप में से कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैडम वैसे कितने रूल्स हैं जिनको मतलब हम करेंगे तो उसके हमें वो जरूरी हैं इफ वी वांट टू अपीयर इन एमपीटी एग्जाम। वैसे अगर बात की जाए ओवरऑल, तो करेक्शन के रूल्स जो हैं इन सबको सीखने के लिए आपको पूरा का पूरा जो एक ऑर्गन है इंग्लिश का, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको वो सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको सीखने की जरूरत है। लेकिन अब क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, वैसे तो जो हमारे अपने जो मेरे मतलब प्लेटफॉर्म पे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको इस चीज का आइडिया होगा, और उन सबको जो है वो इस चीज का एक वो इंशाल्लाह ताला वो आपको ये एक बात जो है वो कॉन्फिडेंशली कह सकते हैं कि मैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से करवाती हूँ कि जो करेक्शन है वो उनका बाएं हाथ का खेल होता है। क्यों बाएं हाथ का खेल होता है? क्योंकि हम करेक्शन का जो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ब है, तो एडवर्ब को हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे करेक्शन के लिए कारआमद है। फिर इसी तरह से अगर कंजंक्शन की बात करें, इंटरजेक्शन की बात करें, हम वर्ब की बात करें, हम उसकी बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, तो हम सबको वन बाय वन उसी तरह से पढ़ते हैं जिस तरह वो डिमांड है, जिस तरह से उसको पेपर में पूछा जा सकता है। अब बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि अब वो कोई एक आधी क्लास में पॉसिबल तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा सेशन होता है तो उसमें आप चीजें लेके चल रहे होते हैं। तो ये आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जितने रूल्स पीछे आपके पूछे जा चुके हैं मैं उन पे बात करूं जिनकी रेपिटेशन हुई है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप जब पेपर में अपेयर हों तो आपको एटलीस्ट वो जो करेक्शंस हैं वो आती हैं। तो इनशाला वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपको एक टॉपिक शुरू करवाने जा रही हूँ, और वो टॉपिक ये है, अभी हम करेक्शन पे बात करेंगे इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। लेकिन फिलहाल जो दो हमारी क्लासेस हैं वो हमने रखी हैं प्रैपोजिशंस। ये जो प्रैपोजिशंस हैं इन पे, अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। प्रैपोजिशन प्रैपोजिशन कैसे बड़ा मसला है कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि वो उनको ये नहीं पता चलता कि हमने कब और कौन सी प्रैपोजिशन यूज करनी है और किस तरह से चीजें दे गेट कंफ्यूज। तो आई विल ट्राई टू अरेज योर कंफ्यूजन। मैं वो जो आपकी कंफ्यूजन है मैं उसको दूर करना चाहूंगी। हम आपको एक मॉडरेट वे ऑफ लर्निंग प्रपोजिशन बताऊंगी कि आप प्रपोजिशन को और किस तरह से लर्न कर सकते हैं, किस तरह से ये जो प्रपोजिशन है ये आपके लिए एक जो एक आप कह सकते हैं कि एक वो कप ऑफ केक जो है वो किस तरह में आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए एक चीज है, और वो ये है फिक्स प्रपोजिशन। फिक्स प्रपोजिशन क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सिर्फ वही प्रपोजिशन यूज होती है, उनके अलावा कोई और प्रपोजिशन यूज नहीं होती। वो कौन से वर्ड्स हैं और उनके साथ वो फिक्स प्रपोजिशन कौन सी हैं, और वो वर्ड्स की रेपिटेशन किस तरह से आपके एग्जाम में हुई हुई है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले पहले आप याद रखिएगा कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें आंसरेबल का वर्ड है। आंसरेबल का वर्ड, उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो अकाउंटेबल का वर्ड है।
उसके साथ अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबल का वर्ड है। आप ये देखें, रिस्पॉन्सिबल, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स, इससे आपकी वकैब भी तैयार होती जाएगी। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे का सिनोनिम है। आपको पता है आंसरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही सेंस में जा रहे होते हैं। उसी तरह से अगर आगे बात करूं मैं तीन वर्ड्स की, तो एक थैंकफुल का वर्ड है। ठीक है, थैंकफुल का वर्ड है, उसके साथ ग्रेटफुल का वर्ड है, ग्रेटफुल का वर्ड है, ऑब्लिज्ड का वर्ड है। ठीक है, उसके साथ नाउन का वर्ड है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे का सिनोनिम है। इनको एज अ सिनोनिम भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कितने वर्ड्स हैं? ये आपके सामने तकरीबन 8 वर्ड्स, जिनमें से 7 वर्ड्स हैं, जिनमें से आंसरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम भी आ सकते हैं। थैंकफुल, ग्रेटफुल और ऑब्लिज्ड, ये तीनों जो है, ये भी एक दूसरे का सिनोनिम है। लेकिन ये जो नाउन वर्ड है, ये इनसे डिफरेंट है। अब आपने एक ये बात याद रखनी है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये जितने भी वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स के साथ ना दो प्रपोजिशन यूज होती है। या तो इनके साथ टू यूज होता है, या इनके साथ फॉर यूज होता है। टू और फॉर के अलावा इन सारे वर्ड्स के साथ कोई और तीसरी प्रपोजिशन नहीं यूज होती। अब अब ये दो तो मैंने आपको बता दिए कि या आप टू यूज कर सकते हैं या फॉर यूज कर सकते हैं, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज। आप कहेंगे कि मैम अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टू यूज करना है या हमने फॉर यूज करना है? तो ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि जो टू है, टू आप तब यूज करते हैं जब आप किसी पर्सन की बात करते हैं। जब आप किसी पर्सन की बात करेंगे तो उसके लिए आप टू यूज करेंगे। लेकिन जब आप अदर देन पर्सन की बात करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप फॉर यूज करते हैं। अभी भी आपको अगर समझ नहीं आई, अदर देन पर्सन, जब आप एक पर्सन को अकाउंटेबल है, एक पर्सन को अकाउंटेबल है, तो उस सेंस में आप इसके साथ टू यूज करेंगे। लेकिन जब आप किसी और अदर देन पर्सन की बात करते हैं तो आप फॉर यूज करेंगे। ये जो 7 वर्ड्स हैं, आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लिज और नाउन, ये तीनों 7 के 7 वर्ड्स अपने साथ दो प्रपोजिशंस लेते हैं। फिक्स प्रपोजिशन, एक टू और एक फॉर। टू आपने इनके साथ कब यूज करनी है? जब आप किसी पर्सन की बात करते हैं। और फॉर आपने कब यूज करना है? जब आप अदर देन पर्सन की बात करते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ तो आपको मजीद चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आई एम, या फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शी इज, शी इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉस। एक ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में लिखती हूँ आई एम थैंकफुल यू, फिल इन द ब्लैंक। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो लॉस है, रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये रिस्पॉन्सिबल लॉस कोई पर्सन तो नहीं है। अगर पर्सन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यहाँ पे आएगा फॉर। ये अदर देन पर्सन की बात करें। लेकिन ये अगर मैं कहती कि अगर मैं किसी पर्सन की बात करती, तो फिर क्या आता? टू आता। इसी तरह से आप ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने थैंक का वर्ड यूज किया, मैंने कहा आई एम थैंकफुल। अब किसको मैं थैंकफुल हूँ? यू को। यू क्या है? ये पर्सन है। अगर ये पर्सन है तो इधर मैं क्या यूज करूंगी? इधर मैं टू यूज करूंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है सबको? सबको समझ आ गई है? चले जी, गुड हो गया, गुड। चलिए ये देखिए, ये 7 वर्ड्स आपके वकैब के भी तैयार हो गए, और ये 7 वर्ड्स के साथ आपकी प्रपोजिशन भी तैयार होगी कि इनके साथ आपने प्रपोजिशन कौन सी यूज करनी है। उसके बाद सेकंड पे आ जाए। सेकंड, सेकंड एक वर्ड होता है, ये जो मेड का वर्ड है। मेड के साथ आप दो चीजें यूज करते हैं। या तो आप इसके साथ ऑफ यूज करते हैं, या फिर आप इसके साथ फ्रॉम यूज करते हैं। मेड के साथ या तो आप ऑफ यूज करते हैं या आप फ्रॉम यूज करते हैं। ये दो प्रपोजिशन, यानी कि जो मेड वर्ड है, इसके साथ दो प्रपोजिशन यूज होती हैं, एक ऑफ यूज होती है, एक फ्रॉम यूज होती है। अब आप कहेंगे कि मैम हमने मेड ऑफ कब यूज करने हैं और मेड फ्रॉम आप कब यूज करते हैं? तो ये एक बहुत इसकी जो है वो एक आसान सी एक इसकी डिस्टिंक्शन है, आप इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और वो ये इस तरह से है कि जब आप किसी चीज को रिवर्स कर सके, जब आप किसी चीज को रिवर्स करें,
फॉर एग्जाम्पल, आपने लकड़ी जो है ना, लकड़ी से टेबल बनाया है, और उस टेबल से आप दोबारा लकड़ी को बना सकते हैं, तो क्या है, आप उस पर रिसाइकलिंग का जो साइकिल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज से कोई दूसरी चीज आप बना के फिर दोबारा रिवर्स करके वही चीज दोबारा आप बना ले, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, उस सूरत पे आप उसे कहते हैं मेड ऑफ। यानी कि उस सूरत में फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। क्यों मेड ऑफ मैंने यूज किया? क्योंकि उस टेबल को अगर आप तोड़ेंगे तो लकड़ी दोबारा आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके दोबारा आप अगर उसके वो स्ट्रक्चर को चेंज करके वो मटेरियल आप दोबारा का दोबारा हासिल कर सकते हैं। दैट्स वाई आप मेड ऑफ यूज करेंगे। लेकिन मेड फ्रॉम आप कब यूज करेंगे? मेड फ्रॉम आप तब यूज करते हैं जब आप उसकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको खराब करके वो चीज दोबारा हासिल, यानी कि रिवर्स साइकिल जो है, रिसाइकलिंग का जो एक वो एक है फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दैट केस आप मेड फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये जो चीज है, चीज से आप चीज आप किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। ठीक है, जब एक दफा आपने चीज बना ली, उस चीज से आप दोबारा मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। समझ आ गई इस बात को कि आपने मेड ऑफ का यूज कब करना है और मेड फ्रॉम का यूज कब करना है? जी, ये मेक जो है ये मेड की ही आपको पता है कि वो उसके साथ है। वो मेड बाय जो होता है ना, वहां पे बाय एज अ प्रपोजिशन के तौर पे वो नहीं आ रहा होता। समझ आ गई सबको? गॉट इट? चलेंगे, गुड हो गया। आप लोग प्लीज एक चीज जो है उसका ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि प्लीज चैट बॉक्स, क्योंकि बार बार मैं खोल के नहीं देख रही होती, तो आप काइंडली चैट बॉक्स में जो आपके क्वेश्चन हैं, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ या उसकी बात करूँ, जो कोई काम का क्वेश्चन पूछा है, तो उसके अलावा प्लीज अननेसेसरी चैट नहीं किया करें। चैट बॉक्स में मैसेजेस नहीं किया करें कि मैम इस बुक का बता दें, वो कर दें, क्योंकि वो क्लास चल रही होती है। तो फिर इस तरह एक तो अटेंशन डेविएट होती है, दूसरा मैं उसका आंसर भी नहीं दे पाती, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। चलेंगे, गुड हो गया। उसके बाद है एक वर्ड, और वो ये है थर्ड डे, मैरी। मैरी। अब ये जो मैरी है, सम टाइम अक्सर जगहों पे उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने सेंटेंस इस तरह से लिख के दिया होता है, अली मैरीज विथ आयशा। एक तो ये जुमला, या इस तरह जुमला आ गया, अली मैरीज टू आयशा। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो अली, ये जो मैरी है, इसके साथ ये जो विद है, इसका यूज तो किसी सूरत में नहीं होता। मैरी के साथ विद का यूज तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे तो ये वाला जुमला भी गलत है और ये वाला जुमला भी गलत है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि मैरी के साथ विद का यूज तो कभी आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप इस करेक्शन की बात करें तो ये करेक्शन इस तरह से होगी। अगर इस करेक्शन का बात करें तो यहाँ पे अली मैरीज ऐशा, ये है। लेकिन सम टाइम ना, इसमें क्या होता है, इसमें टू प्रपोजिशन यूज हुई होती है। अब वो टू प्रपोजिशन कब यूज हुई होती है? अब ये जो जुमला था ना, ये जुमला था आपका एक्टिवाइज। जब आप पैसिवाइज की बात करते हैं ना, वहां पे आप टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी जुमले का अगर मैं पैसिवाइज बनाऊं तो मैं कहूँ कि जैसे आयशा इज मैरिड टू अली। ठीक है। अब मैंने मैरिड के साथ क्या यूज किया? टू। तो आपने पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो मैरी वर्ड है, इसके साथ एक्टिव वॉइस में आपने कभी भी प्रपोजिशन नहीं यूज करनी। ये एक बहुत बड़ा, आप इसे कह सकते हैं कि ये कबीरा गुनाह है, आपने करना ही नहीं। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस की बात करें, सॉरी, पैसिव वॉइस में आप इसके साथ प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं, और वो प्रपोजिशन क्या है? वो टू है। समझ आ गई इस बात की?
चौथी चीज ये है कि एब्सेंट का जो वर्ड होता है, एब्सेंट का जो वर्ड है, अब ये जो एब्सेंट का वर्ड है ना, ये दो तरह से यूज होता है। एब्सेंट का जो वर्ड है, ये इसके दो यूजेज होते हैं। अब ये एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है, इसको आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। एब्सेंट का वर्ड वर्ब के तौर पे भी आता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है। अब फिर आपने क्या देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये जो एब्सेंट का वर्ड है, ये आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कहती हूँ ही इज एब्सेंट टूडे, ये जुमला, ठीक है। दूसरा जुमला मैं लिखती हूँ ही इज एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। दूसरा जुमला ये लिखा मैंने, ठीक है, एक जुमला ये लिखा। तीसरा जुमला मैं इधर आपके सामने ये लिखती हूँ, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। ये तीन जुमले लिखे मैंने आपके सामने, वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम पहले जुमले की बात करें, जो मैंने पहला जुमला आपके सामने लिखा, ही इज एब्सेंट टुडे, ये जुमला भी ठीक है। तीसरा जुमला, दूसरा जुमला मैंने लिखा, ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यहाँ पे मैंने फ्रॉम यूज किया, ये भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जुमला मैंने लिखा और मैंने लिखा ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब ये वाला जो जुमला है इधर, क्या गलती क्या है, क्या गड़बड़ क्या है, सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि अब अगर आप इधर बात करते हैं, इधर एब्सेंट क्या है और इधर एब्सेंट क्या है, अगर हम इधर की बात करते हैं, तो इधर आपका जो एब्सेंट है, आपके पहले जो दोनों सेंटेंस है, यानी कि जैसे सेकंड सेंटेंस है या उसमें है, तो उसमें जो जो क्लास है वो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है ना, सब्जेक्ट है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपका एब्सेंट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपने एक बात ये याद रखनी है कि अगर एब्सेंट वर्ब एज अ वर्ब आया है, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आया है, इसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट भी आया है, तो आप इसके साथ preposition कौन से यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब इधर आप देखें कि ये एब्सेंट क्या है, ये आपका, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और ये आपकी वर्ब आ रही है, और ये सारा आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, अब यहाँ पे आप देखें कि ही इज एब्सेंट टूडे, अब यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये जो एब्सेंट और टुडे है, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपके किसके सेंस में आ रहे हैं, ये एडजेक्टिव के सेंस में, और वो आपका क्या आ रहा है, टुडे आपने कल पढ़ा था, सॉरी वो तो तहसीलदार वालों ने वो। लेकिन अगर तीसरे की मैं बात करूं कि ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, अब यहाँ पे ये जो एब्सेंटेड है, ये क्या है, यहाँ पे एब्सेंटेड आपकी वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब कौन सी है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, वो अपने फौरन बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अपने फौरन बाद वो क्या चीज लेती हैं, वो अपने फौरन बाद एक जो है वो ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी कि और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ पे फिर इस तरह से आएगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो आपने एक बात ये याद रखनी है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एब्सेंट आपका ऐसा वर्ब आ रहा है, ठीक है, और वो आपकी एज अ ट्रांसिटिव वर्ब आ रहा है, यानी सॉरी इन ट्रांसिटिव वर्ब आ रहा है, उसके फौरन बाद आपका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो फिर आप उसके साथ फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन अगर वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे आया है, तो क्योंकि ये एब्सेंट तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब भी है, तो ये अपने बाद फौरन ऑब्जेक्ट मांगता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाएंगे और फिर फ्रॉम। अगर वर्ब एडजेक्टिव के तौर पे आया तो इसके साथ कोई preposition नहीं आएगी, और अगर आपका एब्सेंट वर्ब के तौर पे आया तो इसके साथ आप फ्रॉम लगाएंगे। और एक और बात, ये करेक्शन में बार बार आता है, ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मांगता है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब। समझ आइए इस बात की, ये आपका करेक्शन में भी आ सकता है, वो एब्सेंट वाला लगाएं और वहां पे उन्होंने कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना किया हो। जैसे इंजॉय है, इंजॉय आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वहां भी मिस्टेक होती है। वो आज भी मैं देख रही थी, पता नहीं 2020 में या 2021 में ये करेक्शन आई हुई थी, आई इंजॉय ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, इस तरह से वो एक सेंटेंस आया हुआ था। तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना था, क्योंकि इंजॉय है ना, इंजॉय अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मांगता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई इंजॉय माई सेल्फ।
समझ आई इस बात? जी चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। शेयरिंग हो गई। 5 पे आ जाए। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ, एग्री वर्ड है। एग्री का वर्ड है। ठीक है। उसके बाद एसेंट का वर्ड है। ठीक है। उसके बाद एक्सीड का वर्ड है। एक्सीड का वर्ड है। इसके अलावा डिसेंट का वर्ड है। ठीक है। इसके अलावा आपका डिसएग्री का वर्ड। डिसएग्री का वर्ड है। अब यहाँ पे ये जो पहले वाले तीनों वर्ड्स हैं, ये पहले वाले तीनों, ये एक दूसरे का सिनोनम हो सकते हैं, सिनोनम टू ईच अदर। ठीक है। एग्री यानी कि ये मुत्फिक होने के सेंस में जा रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों वर्ड्स हैं, डिसेंट और डिसएग्री, ये वाले जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनम हो सकते हैं, और ये दोनों किस सेंस में जाते हैं, ये गैर मुत्फिक होने के सेंस में जाते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स के साथ दो प्रपोजिशन आती है। तो इनके साथ आप विद का यूज करेंगे, सारे के सारे ये जो 5 वर्ड्स हैं इन सब के साथ एक तो विद का यूज होता है, और दूसरा इनके साथ टू का यूज होता है। लेकिन आप कहेंगे कि मैम हमने विद कब यूज करना और टू कब यूज करना है, स्टिल यू आर कंफ्यूज। तो आपने जब पर्सन की बात करनी है, जब आपने पर्सन की बात करनी है तो आप विद यूज करेंगे। लेकिन जब आपने अदर देन पर्सन की बात करनी है तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ टू यूज करना है अदर देन पर्सन के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आई एम डिसेंट। आई एम डिसेंट टू योर प्रपोजल। देखें, इधर ये जो मैंने किस चीज से मुतफिक नहीं हूं, मैं उसके प्रपोजल से। और ये जो प्रपोजल है वो क्या है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो अदर देन पर्सन है, इसलिए मैंने टू यूज किया। लेकिन अगर मैं कहती आई एम डिसेंडिंग डिसेंट विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ मुतफिक नहीं करती, तो फिर मैं क्या करती, मैं विद का यूज करती। ठीक है। आई एग्री विद यू जिस तरह हम कहते हैं, ठीक है। और आई एग्री टू योर स्टेटमेंट, अगर मैं उसको कहूँ कि मैं तुम्हारी स्टेटमेंट से मुतफिक करती हूँ, तो मैं कहूंगी आई एग्री टू योर स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करती, तो मैं कहूंगी आई डोंट एग्री विथ यू। समझ आइए इस बात की? आपने एग्री, असेंट, एक्सीड, डिसेंट, डिसएग्री, इन पांचों वर्ड्स के साथ दो प्रपोजिशन यूज करनी है, एक विद और एक टू। विद आपने कब यूज करना है, जब आप किसी पर्सन से एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है। और जब आप अदर देन पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप टू यूज करेंगे। गॉट माई पॉइंट? जी, सबको समझ आ गया? चलें, गुड हो गया। छठे पे आ जाए। अब ये देखिएगा कि एट द एंड आपके तकरीबन आज ही हम 100 तक प्रपोजिशन कवर कर लेंगे। 100 वर्ड्स तकरीबन। अगर उसके बाद आप देखें, एंग्री का वर्ड होता है, एंग्री। ठीक है। इसके अलावा अगर हम वर्ड बात करें, अनॉयड वर्ड, अनॉयड। ठीक है। वेक्स्ड का वर्ड होता है, डिस्गस्टेड का वर्ड होता है। अब ये देखिए, आपके ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये एक ही मीनिंग में जा रहे होते हैं, एंग्री, अनॉयड, वेक्स्ड और डिस्गस्टेड। अब इन सारे वर्ड्स के साथ आपने दो प्रपोजिशन यूज करनी है। आपने इन सारे वर्ड्स के साथ दो प्रपोजिशन यूज करनी है। एक आप इनके साथ एट का यूज करते हैं, और दूसरा आप इनके साथ विद का यूज करते हैं। एट आपने कब यूज करना है, एट आपने तब यूज करना है जब आप अदर देन पर्सन की बात करेंगे। जब आप अदर देन पर्सन की बात करेंगे तो आप एट का यूज करेंगे। जब आप पर्सन की बात करेंगे तो आप विद का यूज करेंगे। ये जब आप फिक्स प्रपोजिशन कर लेंगे, और हम कल परसों करेंगे ना करेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि इन फिक्स प्रपोजिशन की वजह से आपकी कितनी करेक्शन ठीक होगी। आप देखिएगा, एंग्री, अनॉयड, वेक्स्ड और डिस्गस्ट, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके साथ आपने दो प्रपोजिशन है। एक प्रपोजिशन है आपके पास एट, और दूसरा प्रपोजिशन है आपके पास विद।
एट आपने कब यूज करना है, जब आप अदर देन पर्सन की बात करते हैं। और वेक्स्ट आपने कब यूज करना है, जब आप पर्सन की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे मैं कहती हूँ मिस्टर अली इज एंग्री विथ आवर बॉस एट हिज बिहेवियर। समझ आइए। अब देखिए यहाँ पे जो पहला था, पहले पे मैंने यहाँ पे विद यूज किया। क्यों विद यूज किया? क्योंकि वो अपने बॉस के साथ एंग्री है। बॉस पे एंग्री है तो बॉस क्या है? बॉस कोई पर्सन ही होगा ना। और एंग्री क्यों है? उसकी वजह क्या है? ठीक है, उसके बिहेवियर की वजह से। तो ये जो बिहेवियर एंग्री होने की वजह है, ये क्या है? ये अदर देन पर्सन है, क्योंकि बिहेवियर कोई पर्सन तो नहीं होता। इसलिए मैंने इसके साथ यूज किया। समझ आइए इस बात की आप सबको? स्पेलिंग गुड हो गया। उसके बाद है आपके पास जो 7 वर्ड है, 7 नंबर पे, और वो है आपके पास डाइट। ये जो डाइट वर्ड है, इसके साथ आपके 5 प्रपोजिशन यूज होती हैं। डाई का जो वर्ड है, उसके साथ 5 प्रपोजिशन यूज होती हैं। अब वो पांचों हैं कौन कौन सी? इसके साथ आप ऑफ का यूज भी करते हैं, इसके साथ आप फ्रॉम का यूज भी करते हैं, इसके साथ आप फॉर का यूज भी करते हैं, इसके साथ आप इन का यूज भी करते हैं, और इसके साथ आप विद का यूज भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कब हमने क्या यूज करना है? सबसे पहले तो जब किसी रीजन को आप एक्सप्लेन करते हैं, उसके मरने की रीजन को, तो आप ऑफ का यूज करते हैं। सॉरी, डिजीज को जब आप बात करते हैं डिजीज की, तो आप ऑफ यूज करते हैं। लेकिन जब आप रीजन बताते हैं, तो रीजन के लिए आप क्या करते हैं? आप फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। फॉर आप कब यूज करते हैं? जब कोई मरता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। मैं आपको वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स भी दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। या उसके मरने की वजह कोई उसकी जो ड्यूटी होती है वो बनती है, तो आप फॉर यूज करते हैं। इन आप तब यूज करते हैं जब कोई किसी एक्सीडेंट वगैरह में मारा जाता है, तो आप उसमें एक्सीडेंट वगैरह के लिए इनका यूज करते हैं। विद आप कब यूज करते हैं? विद जब कोई किसी के साथ मारा जाता है, मतलब दो लोगों की इकट्ठे एक दूसरे के साथ मौत हुई है, तो आप विद यूज करेंगे। ये जो डाई वर्ड है, इसके साथ आप 5 प्रपोजिशन यूज करते हैं: ऑफ, फ्रॉम, फॉर, इन और विद। अब देखें वन बाय वन मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहती हूँ ही डाइड ऑफ कैंसर, कहूंगी। ऑफ कैंसर कहूंगी, फ्रॉम कैंसर नहीं कहूंगी। ऑफ कैंसर क्यों? क्योंकि कैंसर जो है वो एक डिजीज है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो डिजीज की वजह से अगर डेथ हुई है, तो आप डाई ऑफ यूज करते हैं। तो मैं कहूंगी ही डाइड ऑफ कैंसर। एक तो ये बात। लेकिन अगर आपको आ जाता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो है वो डिजीज नहीं होती, आप कहेंगे ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक। अब वो क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो एक सडन आपका जो हार्ट है वो काम करना छोड़ जाता है, और सडन आपकी डेथ हो जाती है, वो एक रीजन बनती है। ठीक है। लेकिन कैंसर जो है, कैंसर क्या है? कैंसर एक डिजीज है, इसमें आप फर्क करते हैं। इसमें तो हार्ट अटैक के साथ आपने कभी भी ऑफ नहीं लगाना, उसके साथ आप फ्रॉम यूज करते हैं। दूसरा, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम हंगर। अब ये हंगर क्या है? ये हंगर मतलब वो भूख एक रीजन है ना जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो मैंने यहाँ पे डाई के साथ फ्रॉम यूज किया। इसी तरह इधर मैं अगर आपको कोई और लिखूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ही डाइड फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फैमिली। क्यों? क्योंकि ये उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी, तो शायद वो अपनी फैमिली को वो फुलफिल नहीं कर सका, इसलिए वो फॉर हिज फैमिली। उसके बाद मैं कहती हूँ ही डाइड विद हिज फादर, मतलब वो अपने बाप के साथ मारा गया। ही डाइड इन एक्सीडेंट। ठीक है। तो आपने ये जो डाई वर्ड है, इसके साथ 5 प्रपोजिशन यूज करनी है। 5 प्रपोजिशन मतलब वो आपका जो एक सिचुएशन है, जो कंडीशन है, या वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वाली आपने चूज करनी है। इसके साथ ऑफ भी आ सकता है, इसके साथ फ्रॉम भी आ सकता है, इसके साथ फॉर
भी आ सकता है, इन भी आ सकता है और विद भी आ सकता है। जब आप किसी डिजीज की वजह से डेथ हुई है तो आप ऑफ यूज करेंगे। अगर आप उस डिजीज की किसी और रीजन की वजह से डेथ हुई है तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल या ड्यूटी फुलफिल ना करने की वजह से उसकी डेथ हो गई है तो वो क्या होगा, फॉर आप यूज करेंगे। जब एक्सीडेंट वगैरह में किसी की डेथ होती है तो आप इन यूज करते हैं। जब किसी के साथ कोई मारा जाता है तो आप विद यूज करते हैं। समझ आ गई आप सबको इस पॉइंट की? जी। ही डाइड विद हिज फादर, वो अपने बाप के साथ मारा गया। सबको समझ आ गई है? ओके। उसके बाद ये जो कंपेयर वर्ड है, इससे रिलेटेड आपकी प्रपोजिशंस आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है। ये जो कंपेयर वर्ड है इसके साथ ना दो चीजें यूज आप करते हैं। इस कंपेयर वर्ड के साथ आप दो प्रपोजिशन यूज करते हैं। एक तो आप इसके साथ टू का यूज करते हैं और दूसरा आप इसके साथ विद का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम टू कब यूज करेंगे और विद कब यूज करेंगे, अभी भी आप कंफ्यूज है। टू और विद कंपेयर के साथ एक तो आप टू यूज करते हैं, दूसरा आप विद यूज करते हैं। अब टू आपने कब यूज करना है? जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्सन को, डिफरेंट पर्सन या फिर थिंग की अगर आप बात करें तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए टू यूज करेंगे। लेकिन विद आप कब यूज करते हैं? विद आप सिमिलर के लिए यूज करते हैं। विद आप कब यूज करते हैं? आप सिमिलर के लिए यूज करते हैं, यानी कि सिमिलर पर्सन या सिमिलर थिंग की आप बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ लाइफ इज कंपेयर्ड टू पिल्ग्रिमेज। ठीक है। दूसरा मैं कहती हूँ हिंदुइज्म इज कंपेयर्ड विथ इस्लाम। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये क्या है। आप कहेंगे कि मैम इस्लाम तो और है और हिंदुइज्म और है। और नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि इस्लाम भी एक मजहब है और हिंदुइज्म भी एक मजहब है। लेकिन लाइफ का जो कंपैरिजन पिल्ग्रिमेज के साथ किया जा रहा है ये डिफरेंट चीजें हैं। लाइफ और चीज है, वो और चीज है। तो जब आप डिफरेंट चीजों के कंपैरिजन की बात करेंगे तो फिर आप कंपेयर टू लगाएंगे। और जब आप सेम चीजों का, यानी कि एक लड़के और एक लड़की का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप विद लगाएंगे, क्योंकि लड़का देखे ना, लड़का भी वही चीज है और लड़की भी वही चीज है। लेकिन अगर लड़की का कंपैरिजन करना शुरू कर दें उसके साथ रोटी के साथ, तो लड़की का और रोटी का क्या कंपैरिजन है? या आप लड़के का कंपैरिजन किसी और चीज के साथ करने लग जाए, बिल्डिंग के साथ करने लग जाए, तो उसका क्या कंपैरिजन है? तो कंपेयर के साथ आपने दो प्रपोजिशन यूज करनी है, टू और एक विद। जब आप सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करेंगे, सिमिलर चीजों का या सिमिलर पर्सन का, तो आप विद यूज करेंगे। लेकिन जब आप डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो आप उसके साथ टू का यूज करते हैं। समझ आ गया? यहाँ से आपके कोई ना कोई करेक्शन तकरीबन किसी वन पेपर में, इधर आपका एमपीटी हो गया या आपका वो सीएसएस का जो एग्जाम है, पीएमएस का एग्जाम है, कोई ना कोई कंपेयर से रिलेटेड आपकी करेक्शन पूछी ही होती है। चलें जी, 9 नंबर पे आ जाएं। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सप्लाई का वर्ड है, प्रोवाइड का वर्ड है, ठीक है, प्रेजेंट का वर्ड है, इंटरेस्ट का वर्ड है, फर्निश का वर्ड है, फर्निश। ये जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, इंटरेस्ट और फर्निश, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, इनके साथ आप दो प्रपोजिशन यूज करते हैं। इनके साथ आप क्या यूज करते हैं? आप दो प्रपोजिशन यूज करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, दो बातें लिख लें, नोट लिख लें। समवन विद
समथिंग। अब आपको ये मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको समझ आएगी। समवन विद समथिंग एक चीज पे लिखें, और समथिंग टू समवन, ये दो चीजें लिख लें। लिख ली आप सबने? सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, इंटरेस्ट और फर्निश, इन वर्ड्स के साथ दो चीजें लिखें। सबसे पहले समवन विद समथिंग, ठीक है, और समथिंग टू समवन। अब इसको अगर आपने लिख लिया है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें। चलें, गुड हो गया। अब देखिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे। एक में लिखा है दे सप्लाइड, दे सप्लाइड वेपन्स, ठीक है, टू द टेररिस्ट। एक ये जुमला लिखा। दूसरा जुमला मैं लिखती हूँ दे सप्लाइड द टेररिस्ट विथ वेपन्स। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने विद यूज किया और यहाँ पे मैंने टू यूज किया। पहले पे देखिएगा, मैंने कहा सम वन विद समथिंग, सम वन विद समथिंग। ये टेररिस्ट कौन है? ये पर्सन ही है ना, समवन है ना। उसको सप्लाई किसके साथ आपने किया है? विद समथिंग, वेपन्स के साथ। तो मैंने क्या यूज किया? मैंने विद यूज किया। दूसरी बात मैंने आपको कही कि समथिंग टू समवन। यहाँ पे आप ये देखें कि ये क्या था, ये कोई चीज है ना, वेपन। और सप्लाई मैंने किसको की है? टेररिस्ट को। और टेररिस्ट क्या है? वो पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टू यूज किया। ये बात आपको समझ आई है कि किस तरह समवन विद समथिंग और समथिंग टू समवन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? समझ आया है सबको? समझ क्यों नहीं? क्यों भाई, क्या हुआ है? देखें, मैंने आपको कहा कि ये जो सप्लाई वर्ड है, प्रोवाइड वर्ड है, प्रेजेंट वर्ड है, इंटरेस्ट है, फर्निश है, इनमें अगर तो आप ये बात कर रहे हैं कि आप पहले किसी चीज की बात कर रहे हैं और वो चीज आप सप्लाई कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो आपने टू यूज करना है। पहले जो चीज है और इस चीज को आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बंदे को, तो आपने टू यूज करना है। लेकिन अगर कोई बंदा है और वो कोई चीज वो मतलब प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपने क्या यूज करना है? आपने विद यूज करना है। तो आप ये देखें कि इसमें सबसे पहले जो सप्लाई है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वेपन। और वेपन क्या है? वो समथिंग है। ठीक है, तो वो आप प्रोवाइड किसको कर रहे हैं? समवन को। ठीक है, समवन कौन है? वो टेररिस्ट है, तो मैंने टू यूज कर दिया पहले। फिर उसके बाद देखें कि समवन है, और वो समवन क्या है? वो टेररिस्ट है। और वो समवन कोई ना कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उनके साथ आपने प्रोवाइड की, और वो क्या है? वो वेपन्स है, तो मैंने विद यूज कर दिया। अब समझ आइए आपको? दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। और चलो, गुड। उसके बाद अगले कुछ वर्ड्स हैं। इनएमरेड का वर्ड होता है, इनफैचुएटेड का वर्ड होता है, स्मिटन का वर्ड होता है। इनएमरेड, इनफैचुएटेड और स्मिटन। अब ये जो तीनों वर्ड है ना, आपको पता है कि इनका, तीनों के तीनों वर्ड्स जो होते हैं, इनका एक ही मीनिंग होता है। इनमें माइनर सा डिफरेंट होता है। माइनर सा डिफरेंस इनमें क्या है? आपको पता है कि इनएमरेड क्या होता है? इनएमरेड जो है ये लव की सेंस में यूज होता है, लव की सेंस में। और ये जो इनफैचुएटेड होता है, इनफैचुएटेड आपको पता है कि अट्रैक्शन के सेंस में यूज होता है।
तो अट्रैक्शन और लव एक ही चीज है। स्मिटन आपको पता है कि ये भी अट्रैक्शन के सेंस में यूज होता है, लेकिन ये उस सेंस में होता है जो आप मतलब इट कैन मेक यू ऑल ऑफ यू स्माइल। जैसे हम वो कहते हैं ना, किसी को देखा और बस देख के वो कहते हैं कि उसको देख के ही वो मर गया या वो मर गई। ये स्मिटन क्या होता है, जब आप किसी को देखते हैं, किसी पर दिल का आ जाना। तो ये तीनों, वैसे तीनों के वर्ड्स, इनैमोर्ड, इन्फैचुएटेड और स्मिटन, ये तीनों लव के सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान से प्यार करें, किसी पे आपको अट्रैक्शन हो, या कोई कोई भी मतलब अट्रैक्शन हो, प्यार हो, या ये सारी चीजें जो है, तो कोई ना कोई इंसान की प्रेजेंस तो उसके लिए लाजमी है ना, जिसके साथ आपको है। तो अगर किसी की प्रेजेंस लाजमी है, तो इसका मतलब है कि विद का यूज करेंगे। इन तीनों वर्ड्स के साथ आप एक ही प्रपोजिशन का यूज करते हैं और वो विद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दे वर इनैमोरेड। स्पेलिंग के लिए अगर कोई जल्दी में गलती हो जाती है तो आई अपोलोजाइज, आप लोग खुद ठीक लिख लिया करें। देखें, दे वर इनेमरल्ड विद हर। ठीक है, हर क्या है, लड़की है, उसके साथ उनको प्यार हुआ था। ये तो आपने क्या विद यूज किया। इन तीनों वर्ड्स के साथ आप एक ही preposition यूज करेंगे और वो क्या है, वो विद है। समझ आ गई आप सबको? जी जी, समझ आइए सबको, चलें, गुड हो, गुड हो। उसके बाद कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जैसे हार्मफुल का वर्ड है, हार्मफुल का वर्ड, डेट्रीमेंटल का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद परनिशियस का वर्ड है, परनिशियस। उसके अलावा इंजurious का वर्ड है। उसके अलावा बैनफुल का वर्ड है। उसके अलावा डिजास्ट्रस का वर्ड है। अब ये जो जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सबसे पहले तो आपको इनका हार्मफुल का आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो परनिशियस वर्ड होता है ना, परनिशियस वर्ड ये होता है जब जब किसी इंसान के जो ऑर्गन्स है ना वो चले जाए, तो वो परनिशियस आप उस सेंस में यूज करते हैं। इंजurious वर्ड का भी आपको पता है। ठीक है, डेट्रीमेंटल क्या होता है, डेट्रीमेंटल होता है पागलपन जो होता है, उसको आप डेट्रीमेंटल कहते हैं। और आपको ये जो बैनफुल वर्ड है, ये आपको एक इसमें थोड़ा नया लगा होगा, एक ये बैनफुल वर्ड, दूसरा ये डेट्रीमेंटल, और तीसरा परनिशियस। ये तीनों आपने सुने हुए। परनिशियस मैंने आपको बता दिया कि जब किसी इंसान के ऑर्गन्स जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है। ठीक है, बैनफुल क्या होता है, बैनफुल आपको पता है, गवर्नमेंट कोई भी चीज बैन कब करती है, जब वो खतरा मतलब उससे होता है, डेंजरस होती है। जैसे भी आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ स्मोक, आपके जो मतलब दुकानें हैं और ये सारी चीजें उनको बैन किया कि आप नहीं खोल नहीं सकते। ठीक है, और डेट्रीमेंटल क्या होता है, डेट्रीमेंटल वो एक पागलपन की सेंस में, मतलब कोई चीज जब हद से ज्यादा तजावज करती है तो आपको पता है फिर उसको भी क्या, वो भी हार्मफुल ही हो जाती है। इन सब के साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, और इनके साथ आप एक preposition, और वो है टू। इनके साथ एक ही preposition आती है और वो टू है। जैसे आप सबको पता है कि हम कहते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, या स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, समझ आइए आप सबको, इन सारे वर्ड्स के साथ आपने कौन सा preposition यूज करना है। चलें, गुड हो गया। जी, 13 पे आ जाए। 13 पे ना, जितने भी वर्ड्स, मैं आपका काम बहुत आसान कर देती हूँ, और वो ये है कि जितने भी वर्ड्स देखने की सेंस में यूज होते हैं, देखने की सेंस में, अब आप उसके लिए देखें, आप लोग सारे वर्ड्स बनाना शुरू कर दें। देखने की सेंस में वर्ड लुक यूज होता है। देखने के सेंस में वर्ड सी यूज होता है। देखने के सेंस में वर्ड ग्लेयर यूज होता है। देखने की सेंस में स्टेयर का वर्ड यूज होता है, जब आप किसी को घूरते हैं तब भी आप उसको देख ही रहे होते हैं। ग्लांस का वर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा आई, आपकी जो आई है उनसे भी तो आप अपनी आई से भी तो देखते ही हैं। ठीक है, फिर यूज का वर्ड यूज होता है। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ये देखने के सेंस में यूज होते हैं। आपने एक बात याद रखना है,
देखने के सेंस में जितने भी वर्ड यूज होते हैं, आंखें बंद करके उनके साथ एक ही preposition आपने यूज करना है, और वो क्या है, वो एट है। देखने के सेंस में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उनके साथ एक ही preposition यूज होता है, और वो preposition क्या है, वो preposition है एट। अब आप इन सारे वर्ड्स को देखें तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। लुक का मतलब देखना है, सी का मतलब देखना है, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ग्लांस भी आपको पता है कि देखना होता है, परयूज का मतलब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ व्यू और नजरिए के सेंस में जाता है। तो इन सारे के सारों के साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो एट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं, अगर आप लोग अभी फिजिकल क्लास ले रहे होते तो आफ्टर क्लास आप कहते हैं, आप में से कोई बच्चा अगर उसको ऐसा फील होता तो वो आफ्टर क्लास ये कहता कि द टीचर glared at me as I was late। समझ आई कि टीचर ने मेरी तरफ गुस्से से देखा जैसे मैं लेट था। समझ आ गई इस बात की आपको? गॉट माई पॉइंट? चलो जी, गुड हो गया। वी विल ट्राई कि ये आप लोगों के लिए जो 5 दिन की वर्कशॉप है ये बेनिफिशियल हो, और आप लोगों को इससे फायदा हो। एट द एंड आपको ये ना लगे कि वी हैव वेस्टेड आवर टाइम। ठीक है? चलो जी। उसके बाद ना एक और चीज है, एक और चीज है। और वो चीज क्या है? वो चीज बहुत ही ना आसान है। जितने भी वर्ड ना हंसने की सेंस में इस्तेमाल होते हैं, अब आप ये देखें, हंसने के सेंस में लाफ का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है? हंसने के सेंस में स्माइल का वर्ड भी यूज होता है। हंसने के सेंस में चकल का वर्ड भी यूज होता है, चकल। ठीक है? हंसने के सेंस में ग्रिन का वर्ड भी यूज होता है। हंसने के सेंस में स्निगर का वर्ड भी यूज होता है, स्निगर का। हंसने के सेंस में स्मिर का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है? हंसने के सेंस में मॉक का वर्ड भी यूज होता है। लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्निगर, स्मिर्न। ठीक है? उसके बाद ये, सॉरी, स्मिर्क होगा। ठीक है? उसके बाद मॉक। अब आप कहेंगे कि मैं मॉक हंसने के सेंस में, जब हम किसी का मजाक बनाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, हम स्माइल ही प्रोड्यूस करते हैं ना। इन सारे वर्ड्स के साथ ना आपने एक ही preposition यूज करनी है, और वो preposition क्या है, वो एट। इनके साथ भी आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो preposition क्या है, वो एट है। जैसे अब इनके मीनिंग में एक माइनर सा डिफरेंस है, देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन मीनिंग। जैसे आपको पता है कि जो एक चक्कल होता है, चक्कल वो वाली स्माइल होती है जिसको आप दबी हुई स्माइल कहते हैं, जिसमें आप अपने दांत नहीं दिखाते। ठीक है ना? और जो ग्रीन होता है, ये कौन सी स्माइल होती है, जो ब्रॉड स्माइल होती है, जिसमें आप टहका लगा के हंसते हैं। और स्निकर क्या होता है, स्मिर्क और स्निकर, ये तीनों भी ना दबी हुई स्माइल के सेंस में जाती है। और मॉक आपको पता है कि आप किसी का मजाक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हंसना ही होता है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो एट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ डोंट लाफ एट मी। ठीक है? समझ आइए इस बात की? चलें जी, समझ आइए आप सबको? लेकिन इधर ही साथ ना एक चीज मैं आपको और क्लियर कर, और वो ये है, नोट लिख लीजिएगा, ये आपके पेपर में भी आई हुई है कहीं। एक, फेट स्माइल्स मी, या लिखें फेट स्माइल्स हर। अब जल्दी से ना यहाँ आंखें बंद करके आप कहेंगे, बच्चे कहेंगे एट, एट। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत। ये जो किस्मत का मुस्कुराना होता है ना, किस्मत का मुस्कुराना, ये क्या है, ये मेहरबानी की नजर की सेंस में जाता है। ये एक फ्रेज है। ठीक है? प्लस इसके साथ आप प्रपोजिशन भी, स्माइल के मतलब फेट का हंसना जो है, ये आप प्रपोजिशन भी मांग रहे हैं। तो जब आप स्माइल की, मेहरबानी की सेंस में बात करते हैं, किस्मत का स्माइल करना, और ये आपकी प्रपोजिशन है, एक फ्रेज है। और ये स्माइल ऑन होता है, फेट स्माइल्स ऑन हर, या फेट स्माइल्स ऑन मी, या फेट स्माइल्स ऑन हिम।
इसके साथ आपने ऑन यूज करना है, कभी भी इसके साथ आपने एट नहीं लगाना। जिस तरह मैंने आपको बताया था बच्चों को, जब इनको अपने जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स थे, जब मैं उनको मॉडल वर्ब पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा कि वुड और कुड जो है ना, उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे माइंड की बात आ जाती है ना, माइंड के साथ आप कभी भी कुड यूज नहीं करते, माइंड के साथ हमेशा वुड का यूज किया जाता है, वुड माइंड। ठीक है, माइंड जो वर्ड होता है उसके साथ भी कभी कुड का आप यूज नहीं करते। बाकी सारी सेंसेस में आप, बाकी जितने भी आपके पास केसेस होते हैं वहां आप वुड और कुड, सॉरी, कुड और वुड जो है उसको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी माइंड के साथ कुड का यूज नहीं कर सकते, आप वुड ही यूज करें। सेम इज द केस, आप फेट स्माइल की बात कर रहे हैं तो आप ऑन यूज करेंगे, ये आपकी एक वो फ्रेज है, स्माइल्स ऑन। समझ आई? चलें जी। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फील्ड का वर्ड है, रिसेस्ड का वर्ड है। ठीक है, इन्फेस्टेड का वर्ड है, स्वैम्प का वर्ड है, टीम का वर्ड है, रेपलेट का वर्ड है। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये किस सेंस में यूज होते हैं? ये सारे वर्ड्स ना भरा हुआ के सेंस में यूज होते हैं। तो जब भी कोई चीज भरी हुई होती है तो वो किसी ना किसी चीज के साथ तो भरी होगी ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो चीज वैसे खुद से ही भर जाए। कोई ना कोई चीज तो होगी जिसके साथ वो चीज भरी जाएगी, ऐसे ही है ना? जी, ये क्या कोई बच्चा क्या कह रहा है भाई मैम को? वुड और वुड वाला अगेन बता दें मैम प्लीज। ये तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैंने उनको पढ़ाया था मॉडल वर्ब्स में। तो अभी मेरे माइंड में ये बात आई है कि अगर आपको भी मैंने बता दिया है, वो तो एक वो कंसेप्ट कोई 2 ढाई घंटे वाला था, अब इस क्लास में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इतना बता देती हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें मैंने उनको बताया था कि आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, वुड की जगह पे आप कुड को यूज कर सकते हैं, या कुड की जगह पे आप वुड को यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे माइंड वर्ड की बात आ जाती है, वहां पे आप कुड और वुड की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, आपने सिर्फ वुड ही यूज करना होता है, क्योंकि माइंड के साथ कुड का यूज नहीं होता। चलिए, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे, जैसे ये फील्ड, ठीक है, बिसेस्ट, इन्फेस्टेड, स्नैप्ड, टीम, रेपलेट, अब ये वर्ड जो है ना, ये सारे के सारे भरा हुआ के सेंस में आते हैं। ठीक है, तो इनके साथ एक ही प्रपोजिशन यूज होता है, वो प्रपोजिशन क्या है? वो विद है। आप इनके साथ एक ही प्रपोजिशन यूज करते हैं, और वो है, जी बिल्कुल, हिस्ट्री इज रेपलेटेड विद एग्जांपल्स। गुड। कोई और आप में से कोई और बताए? हलीमा ने अच्छा अच्छा वो दिया है, और कोई बताए? मरियम प्लीज कांटेक्ट आवर कोऑर्डिनेटर, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। जी जी, रिवर इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, गुड हो गया। और कोई, कोई और बच्चा? सायरा, मरियम आप हमारे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें प्लीज। कोई और बच्चा प्लीज वो बताए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, शहजाद वेरी गुड। आगा गुड। एनीवन एल्स वांट टू पार्टिसिपेट? चलें, गुड हो गया। आ जाए भाई आगे। वर्ड होता है बेनिफिशियल, वर्ड होता है कंड्यूसिव, ठीक है, वर्ड होता है लोक्रेटिव, वर्ड होता है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे, बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, लोक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ना,
आप इन सारे वर्ड्स के साथ एक ही preposition यूज करते हैं। इन सारे वर्ड्स के साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो preposition क्या है? वो preposition है टू। टू, इन सारे वर्ड्स के साथ। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कंड्यूसिव मतलब क्या है? ठीक है। तो ये जो कंड्यूसिव है, ये भी बेनिफिशियल के सेंस में यूज होता है। कैसे बेनिफिशियल के सेंस में? मैं आपको इसको याद करवाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप बस वगैरह में सफर करते हैं तो वहां कंडक्टर होता है, ऐसे ही है ना? अब वो कंडक्टर हेल्प कर रहा होता है, हेल्प के लिए होता है ना? किसको हेल्प कर रहा होता है? ड्राइवर को हेल्प कर रहा होता है। अगर वो ड्राइवर की हेल्प के लिए उधर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेनिफिशियल है। किसके लिए बेनिफिशियल है? वो ड्राइवर के लिए ना, कंड्यूसिव है उसके लिए। ठीक है। तो आपने ये जो जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि आप मैम ये क्या मतलब ये जो लुक्रेटिव वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है। तो लुक्रेटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आज की क्लास जो है ना, आज की क्लास जो जो बच्चा कंडक्ट करेगा ना, ये 1 लाख रुपए की क्लास है। 1 लाख रुपया, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई 1 लाख रुपया आपको वो पेमेंट कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। समझ आई इस बात की? तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये एक ही सेंस में जाते हैं, फायदे की सेंस में। और इनके साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो preposition क्या है? वो टू है। वो क्या है? वो टू है। अब आप लोग जरा जल्दी से ना मुझे इसी वर्ड को यूज करते हुए एक एक सेंटेंस बना के दिखाएं, जल्दी से जरा, चैट बॉक्स में प्लीज। वाटर इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। द रूम इज बेनिफिशियल। फॉर स्टेइंग नहीं आएगा, फिर टू स्टेइंग आएगा। आपने preposition का यूज करना है। फॉर मी नहीं आएगा, फिर वही गलती कर रहे हैं। फॉर मी नहीं आएगा, टू मी आएगा। मैंने आपको बताया ये किसके साथ preposition, जो चीज आपको बोलने में ठीक लग रही होती है ना, वो ठीक नहीं होती। ये फॉर अस उन्होंने फिर लगा दिया। जो चीज आपको बोलने में ठीक लग रही होती है वो ठीक नहीं होती। इन वर्ड्स के साथ आपने फॉर का यूज नहीं करना, एक ही preposition यूज होता है और वो टू यूज होता है। जी, चलें, गुड होगी। मैंने आपको बनाने के लिए इसीलिए कहा था, और मैं बना खुद भी सकती थी। मैंने आपको इसीलिए कहा है, मुझे पता था आप लोग सारे वो जो जिस तरह आप बोल रहे होते हैं ना, आप लोग उसी तरह से इसकी एग्जांपल्स बनाएंगे। आप सारे लोग फॉर ही यूज करेंगे। और सबने माशाल्लाह से, मेरी उम्मीद पे पूरे उतरे हैं, सबने फॉर ही यूज किया है। आपने इनके साथ फॉर का यूज नहीं करना। इन वर्ड्स के साथ टू preposition यूज होता है। हम बोलते हुए गलत बोल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि दिस, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ दिस जो है वो डील इज प्रॉफिटेबल, ठीक है, ये इज बेनिफिशियल। मैं कहती हूँ फॉर मी, ये फॉर मी गलत है, मैं कहूंगी टू मी। इज बेनिफिशियल टू मी, इज प्रॉफिटेबल टू मी। समझ आई इस बात की? चलो, गुड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कुछ वर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 पे आ जाए। इन्फर का वर्ड होता है, इन्फर। ठीक है। इन्फर का वर्ड है, डिड्यूस का वर्ड है, डिड्यूस का वर्ड है। ठीक है। उसके बाद कंक्लूड का वर्ड है, कंक्लूड का वर्ड है। ठीक है। डिराइव का वर्ड है, एक्सट्रैक्ट का वर्ड है, एक्सट्रैक्ट। अब आप ये देखेंगे कि ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये सारे किस सेंस में, जब आप किसी चीज से कोई इन्फर करते हैं, डिड्यूस करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है जिससे आप वो सारा एक नतीजा अखज करते हैं। कोई चीज तो होती है ना जिससे वो नतीजा अखज करके आप ये बात करते हैं। तो आपने इन सारे वर्ड्स के साथ एक ही preposition यूज करनी है, और वो preposition क्या है? फ्रॉम। वो preposition क्या है? फ्रॉम। आपने क्या करना है? आपने इसके साथ एक ही preposition यूज करनी है, और वो preposition है फ्रॉम। अब जरा इस preposition को यूज करते हुए एक एक सेंटेंस बनाएं, एक एक सेंटेंस बनाएं। प्लीज जल्दी बनाएं जरा एक एक सेंटेंस।
क्या विजिबल नहीं है? मलिक अदनान खान। ठीक है। द रिजल्ट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम एग्जाम। इज डिड्यूस्ड आएगा फिर। आई एक्सट्रैक्टेड डाटा फ्रॉम रिसर्च पेपर। दिस वर्ड इज derived फ्रॉम, ओके, गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड टू माइन। टू माइन? फ्रॉम माइन आएगा फिर, टू माइन कैसे आ गया? देखिए, जो आप लोग यूज करते हैं वैसे, वो सारी की सारी आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो सारी की सारी मिस्टेक वो वाली कर रहे हैं, अभी भी वो वाली मिस्टेक्स जो हैं उनको रिपीट कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि आदत ही इतनी पुख्ता हो चुकी है ना। चलेंगे दो। उसके बाद आ जाए, कुछ वर्ड हैं। प्रोबिट का वर्ड है, प्रिवेंट का वर्ड है, प्रोटेक्ट का वर्ड है, प्रिजर्व का वर्ड है, एस्केप का वर्ड है, ठीक है, डिटेरिस्ट का वर्ड है, डेरिस्ट, रेफ्रेन का वर्ड है, एब्सटेन का वर्ड है। सबसे पहले तो ये चीज आपने याद रखनी है, आज की क्लास के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि तकरीबन आपके कितने, आपने कोई 100+ वर्ड्स जो हैं वो आपके वकैब के भी तैयार हो गए होंगे। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स ना रोकने के सेंस में यूज होते हैं। ये सारे वर्ड्स आपके रोकने के सेंस में यूज होते हैं। तो अगर रोकने के सेंस में यूज होते हैं तो किसी ना किसी चीज से तो आपको रोका जाता है। तो अगर कोई चीज है तो किसी चीज यानी किसी सतह से की जब आप बात करते हैं तो उसके साथ आप एक ही preposition यूज करते हैं, और वो क्या है? वो फ्रॉम है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ आपने एक ही preposition यूज करनी है, और वो क्या है? वो फ्रॉम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, दे मैनेज्ड, दे मैनेज्ड टू escape from the burning हाउस। ये देखें, यहाँ पे एस्केप उन्होंने कहाँ से किया? वो जो बर्निंग हाउस था वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया? फ्रॉम यूज किया। समझ आ गई है? ये जो प्रोबिट है, प्रिवेंट है, प्रोटेक्ट है, प्रिजर्व है, एस्केप है, रेफ्रेन है, अब्सटेन है, ये सारे वर्ड एक तो रोकने की सेंस में यूज होते हैं। अगर रोकने की सेंस में यूज हो रहे हैं तो आप सबको पता है कि हम जब रोकने की बात करते हैं तो किसी को किसी ना किसी चीज से तो रोकते हैं, किसी ना किसी चीज से तो मना करते हैं। तो जब किसी सतह से की चीज की बात कर रहे होते हैं तो आप एक चीज यूज करते हैं, एक preposition यूज करते हैं, और वो क्या है? वो फ्रॉम है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं और इनके साथ आपसे प्रपोजिशन पूछा जा रहा है तो आपने एक ही प्रपोजिशन यूज करना है, और दैट प्रपोजिशन विल बी फ्रॉम। समझ आ गई इस बात को? सबको समझ आ गई है? चलें, गुड हो, गुड हो, गुड हो। चलें जी, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम कल अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल अगर हम कोशिश करेंगे कि जो preposition है, और हम मैक्सिमम preposition जो है वो हम अपनी कल की क्लास में उसको कर लें, कवर कर लें। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, वो जो एक्टिव पैसिव इस तरह तो, थैंक यू सो मच हालिमा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई, थैंक यू, थैंक यू। चले जी,
बहुत तारीफें कर दी आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं अपने इसी के साथ, प्रपोजिशन के साथ, फिक्स प्रपोजिशन का जो टॉपिक है इसी के साथ। और आई विल ट्राई टू कवर एज, मतलब मच एज आई कैन, ठीक है। तो हम कल इंशाल्लाह ताला जो है वो इसी टाइम पे मिलेंगे। पीडीएफ तो इस तरह से मेरे पास उमेर वो है नहीं, वैसे जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उधर उनको वो, क्योंकि पूरा सेशन होता है तो सेशन में पढ़ाई इतना दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि फिर उनको वो पीडीएफ उनके अपने ही इतने ज्यादा बन जाते हैं कि वही मोर देन इनफ होते हैं। तो वैसे इस तरह से एज सच तो वो नहीं है पीडीएफ। ठीक हो गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टेक केयर।